रोहित हेयर। आज अभी का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है तो उसमें ये हुआ है कि एयर इंडिया जो है फाइनली हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द टाटाज। जो टाटा है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फाइनली एक्वायर कर लिया है। और ये पिक्चर है जो आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। इसमें ये एन चंद्रशेखरन है। ही इज एन चंद्रशेखरन। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द टाटा ग्रुप। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स और टाटा ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और ये जो फाइनल डील है एक शिष्टाचार मुलाकात है। और एयर इंडिया टाटा अब टाटा का ही हो गया है एयर इंडिया। अगर बहुत ही आप टेक्निकल टर्म में बात करें, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बोलता है कि एयर इंडिया हैज बीन सोल्ड टू टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। What is this Thales Private Limited? The point is, this Thales Private Limited was made on 12th August 2020. It is a fully subsidiary of Tata Sons. मतलब पूरा ये सब्सिडरी है, टाटा सन्स का है। पर इस एयर इंडिया को जो मर्जर होगा उसको जो चलाएगा वो है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। सारा शेयर, सारा डेट वो टैलेस प्राइवेट लिमिटेड डील करेगा। पर टैलेस प्राइवेट लिमिटेड में 100% स्टेक जो है वो टाटा सन्स का है। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या टाटा एयरलाइन के बिजनेस में अभी है या नहीं है, या एयर इंडिया का जो एक्विजिशन है ये सबसे अभी मतलब ये पहला मतलब डेब्यू कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी टाटा जो है 2 एयरलाइंस को चलाता है। एक एयरलाइन का नाम है एयर एशिया और दूसरा एयरलाइन का नाम है विस्तारा। एयर एशिया और विस्तारा दोनों में टाटा ग्रुप का मेजोरिटी स्टेक है। मतलब मेजोरिटी स्टेक मतलब 50% से ज़्यादा स्टेक है। और आप ये पाते हैं कि ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो सिंगापुर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। सिंगापुर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो एयर इंडिया का एक्विजिशन हुआ है जो टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के तहत, अब ये तीसरा एयरलाइन का बिजनेस होगा टाटा समूह द्वारा, टाटा ग्रुप द्वारा। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, सॉरी, ये गवर्नमेंट की तरफ से कौन करता है? जो भी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं या 100% गवर्नमेंट के सब्सिडरी हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो विंग करती है उस विंग का नाम है दीपम। और ये यहां से प्रीलिम्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी। यहां से ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बात दीपम का है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन एंड एसेट मैनेजमेंट। अभी दीपम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दीपम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी दीपम के सेक्रेटरी कौन है? तो दीपम के अभी सेक्रेटरी हैं तुहिन पांडे, एंड ही इज क्रेडिटेड विद द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ दिस एयर इंडिया। एंड इनको देखिएगा भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डील है और इसको इन्होंने सुचारू रूप से इंप्लीमेंट कर दिया और इसको मतलब फाइनलाइज कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि जब एयर इंडिया को बिड किया जा रहा होगा तो कौन कौन प्लेयर होंगे? ऐसा तो है नहीं कि केवल टाटा ने बिड किया होगा। जो बिड हुआ 18,000 करोड़ पे टाटा ने खरीदा। जिस बिड में हराया अराउंड 15,000 करोड़ का बिड था अजय सिंह का। ठीक है, अजय सिंह वही हैं जो स्पाइस जेट के मालिक हैं। तो टाटा ने बिड में स्पाइस जेट को हराया और ये वही अजय सिंह है जिन्होंने नारा भी दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, इस तरह का जो नारा भी ये दी। थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, पर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो स्पाइस जेट के चेयरपर्सन हैं। उनको बिड में हराया गया है टाटा के द्वारा, एंड टाटा ओन दिस बिड फॉर 18,000 करोड़।
अब देखिए कि थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि व्हाट इज द जर्नीज ऑफ द टाटा इन एयरलाइन बिजनेस। अगर जो एयर इंडिया वाला बिजनेस को अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्या उसका जर्नी रहा है। देखिए 1932 में एक हवाई जहाज उड़ाया गया बिटवीन कराची एंड बॉम्बे। कराची दैट टाइम वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ है। और जो हवाई जहाज उड़ाया गया वो किस नाम से उड़ाया गया, उसका नाम था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस के नाम से एक विमान चली 1932 में। इस टाटा एयरलाइंस का 1946 में नाम बदल के कर दिया गया एयर इंडिया। 47 में भारत आजाद हो जाएगा। जब 47 में भारत आजाद हो जाएगा तो एक एरा ऑफ नेशनलाइजेशन चलेगा, राष्ट्रीयकरण होगा चीजों का, एरा ऑफ नेशनलाइजेशन चलेगा और एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाएगा और इसकी मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगी। अभी तक एयर इंडिया किसके अधीन था, टाटा समूह के अधीन था। 53 में नेशनलाइज कर दिया जाएगा, बहुत चीजें नेशनलाइज होती हैं सॉरी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिक हो जाएगा। 1953 से 77 तक एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट जेआरडी टाटा इसके चेयरमैन रहेंगे। 1977 के बाद आप फिर देखते हैं 67 साल बाद, मतलब स्टार्टिंग के 67 साल बाद, आफ्टर 67 ईयर्स, द जेवल इन द क्राउन, द जेवल इन द क्राउन ऑफ टाटा इज बैक। ये बैक है, जो जेवल इन द क्राउन, जो टाटा के समूह का जो जेवल है, जो ताज है, इट हैज बीन बैक टू द टाटा ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एयर इंडिया। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट ऑल इज देयर इन द बिड। बिड में क्या क्या चीज हैं, जो बिड हुआ है उसमें क्या क्या चीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बिड है 18,000 करोड़ का बिड है। इसमें एयर इंडिया के 3 ग्रुप हैं, जैसे है पहला एयर इंडिया, दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस और तीसरा है एयर इंडिया सैट्स। एयर इंडिया को तो आप जानते हैं कि जो एयर इंडिया है ये प्रीमियर फुल सर्विस एयरलाइन है, प्रीमियर फुल सर्विस एयरलाइन है। जो एआई एक्सप्रेस है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ये लो कॉस्ट कैरियर है। और जो एआई सैट है ये ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो को देखता है, कार्गो एंड ग्राउंड हैंडलिंग को देखता है। बिड में अगर आप और देखें तो 900 स्लॉट अलॉट किया गया है टाटा को। जैसे हिथ्रो एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है लंदन का, हिथ्रो एयरपोर्ट पे आपको टाइम स्लॉट होता है। हिथ्रो एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो हर हाफ सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर एक फ्लाइट आती है और एक फ्लाइट उड़ जाती है। तो हिथ्रो एयरपोर्ट पे जो स्लॉट्स अलॉट होते हैं, 900 स्लॉट अलॉटेड है। 117 एयरक्राफ्ट जो चल रही थी एयर इंडिया के तहत वो एलोकेटेड है। बहुत चीज़ें एलोकेटेड हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें एलोकेट नहीं की गई हैं। वो जो चीज़ें एलोकेट नहीं की गई हैं उसमें एक चीज़ है कि एयर इंडिया का बिल्डिंग है नरीमन पॉइंट में। एयर इंडिया का दिल्ली में ऑफिस है बसंत कुंज में, जो बहुत ही पॉश इलाका है। तो कुछ चीजों को एलोकेट, इसको आप कहते हैं नॉन कोर एसेट को एलोकेट नहीं किया गया है। ये नॉन कोर एसेट्स हैं। कोर मतलब जो बिजनेस का कोर क्या होता है, ग्राउंड हैंडलिंग कोर होता है। बिजनेस का हवाई जहाज कोर है, फ्यूल्स कोर है, मेंटेनेंस कोर है, तो वो सब एलोकेटेड है। पर ये नॉन कोर एसेट्स हैं, इनका अराउंड 15,000 करोड़ रुपया दाम लगाया गया है। ये एलोकेट नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं एलोकेट किए गए हैं? क्योंकि ऑलरेडी एयर इंडिया के पास कुछ लोन्स हैं जो सरकार हो सकता है भविष्य में इनको बेचकर पुराएगी, क्योंकि पूरा लोन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। कुछ लोन सरकार अपने पास रखी हुई है, तो हो सकता है सरकार के दृष्टिकोण में ये होगा कि जो नॉन कोर एसेट्स हैं, जो पॉश इलाका में बिल्डिंग्स हैं, इनको बेचकर हम उस कुछ लोन को पूरा करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए
तो अब ये प्रश्न उठता है कि हाउ एयर इंडिया वेंट इनटू द लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर आदमी के जहन में उठ रहा होगा कि एयर इंडिया लॉस में गया क्यों। ठीक है, एयर इंडिया का टाटा में मर्जर कर दिया गया, ऐसा क्या जादू की छड़ी है टाटा के पास जो टाटा इसको प्रॉफिटेबल कर देगा। पहला प्रश्न ये उठता है कि एयर इंडिया लॉस में गया क्यों। तो एयर इंडिया लॉस में बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पहला ये है, आप देखेंगे तो एयर इंडिया में ट्रेड यूनियन का डोमिनेंस है। ये एयर इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रॉब्लम है, हर प्राइवेट सेक्टर यूनिट का प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड यूनियन बहुत डोमिनेट करता है। जब ट्रेड यूनियन डोमिनेट करेगा तो एक तरफ मैनेजमेंट है, एक तरफ वर्कर हैं, तो ट्रेड यूनियन अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस को वो एम्प्लॉय के फेवर में टिल्ट कर देगा, वो हड़ताल कर देगा। इस तरह से जो नॉर्मल बिजनेस है उसको वो हैम्पर करता है। तो ट्रेड यूनियन एयर इंडिया के केस में बहुत स्ट्रांग था और ये वन ऑफ द कॉज है जिसके चलते एयर इंडिया लॉस में गया है। दूसरा कॉज आप देखेंगे, आप क्यों लॉस में गया है। अगर मानते हैं कि ये कोई स्टील प्लांट है और यहाँ पर ट्रेडर्स हैं, एक आप छोटा सा 10 आप आदमी को हटा दीजिए, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पर चला जाएगा, 2 दिन प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट का जो जनरल ऑपरेशंस है उसको ये बाधित करते हैं। तो ट्रेड यूनियन का स्ट्रांग होना वन ऑफ द कॉज है एयर इंडिया का लॉस में जाना। दूसरा, अगर आप देखेंगे इंप्लॉय पर प्लेन एयर इंडिया का और आप जेट एयरवेज का तुलना करेंगे या स्पाइस जेट का तुलना करेंगे, तो अगर इंप्लॉय पर प्लेन, अगर जेट एयरवेज में मानते हैं दिल्ली से बॉम्बे वाला रूट है, अगर जेट एयरवेज में 10 इंप्लॉय हैं तो एयर इंडिया में सीधा दुगना है, 20 इंप्लॉयज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट को, और ये आप पूछें कि ये सब जो आप लॉजिक दे रहे हैं, ये जो डेटा दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, तो ये अपने मनगढ़ंत डेटा नहीं है, ये सारा डेटा मैं सीएजी का आपको दे रहा हूँ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट किया है। तो इंप्लॉय पर प्लेन डबल है एंड दिस इज अ सियर और अ क्लासिक केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। डबल है, ये एक इंपॉर्टेंट कारण माना गया है। तीसरा, अगर आप कारण देखेंगे कि और क्या कारण है एयर इंडिया लॉस में गया है, तो इंप्लॉय कॉस्ट इज 20% ऑफ इट्स रेवेन्यूज। व्हाट इज दिस? अगर 100 रुपया कमा रहा है एयर इंडिया तो 20 रुपया इंप्लॉय पे चला जाता है, इंप्लॉय खर्चा पर चला जाता है। अगर 100 रुपया स्पाइस जेट कमा रहा है तो मात्र 10 रुपया इंप्लॉय खर्च पर जाता है। आप यहां भी देखेंगे कि इंप्लॉय पर प्लेन डबल है और इंप्लॉय कॉस्ट भी यहां पर डबल हो रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द कॉज जिसके चलते एयर इंडिया लगातार लॉस में चल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है, जो एयर इंडिया के सेक्रेटरी रहे हैं भार्गव, उनका एक ये कहना है कि फ्लीट एक्विजिशन जो चला है 2009 के समय, जो फ्लीट एक्विजिशन जो चला वो बहुत ही फॉल्टी फ्लीट एक्विजिशन था। मतलब आप कितने हवाई जहाज को एक्वायर करेंगे, मानते हैं कि हमें ज़रूरत 80 हवाई जहाज को एक्वायर करने की थी, उस समय एक्वायर कर दिया गया 2009 के समय 117 फ्लीट एक्विजिशन कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ज़्यादा एक्वायर किया, आपने ज़्यादा एक्वायर किया तो आपका डेट बढ़ गया, आपका डेट बढ़ गया तो आप उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो कहने का मतलब है जो फ्लीट एक्विजिशन है दिस वाज प्राइमरली ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्यों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर इंडिया पीएसयू है और पीएसयू को कौन चलाता है? बाबू चलाते हैं, नेता चलाते हैं, मंत्री जी का हस्तक्षेप होता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि फॉल्टी फ्लीट एक्विजिशन होता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है और ये एक कारण बना जिसके चलते एयर इंडिया लॉस में चला गया। दूसरा, आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ साथ आप ये देखेंगे कि बहुत ऐसे रूट को एयर इंडिया चलाई जो सस्टेनेबल नहीं था। ये भी सीएजी में पॉइंटेड है कि सस्टेनेबल रूट पे एयर इंडिया नहीं चलाई। अगर मानते हैं कि एक फ्लाइट दिल्ली से चलना है, मानते हैं ईटानगर, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट के चलते मानते हैं कि ईटानगर के ही मिनिस्टर साहब सिविल एविएशन मंत्री हैं, ये अपने राज्य में चलाना चाहते हैं, पर ये रूट सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? मानते हैं कि इस रूट को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक हवाई जहाज चलने के लिए 50 लोग चाहिए, तभी जाकर वो सस्टेनेबल नहीं है। पर मंत्री जी उसी
स्टेट के हैं, मंत्री जी ने कहा कि हम तो चलवाएंगे, तो प्राइवेट तो चलाएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट तो बेनिफिट पर चलता है। जब प्राइवेट नहीं चलाएगा, मंत्री जी का विभाग है, मंत्री जी ऑर्डर कर देंगे, एयर इंडिया वहाँ पर चलाना स्टार्ट कर देती है फ्लाइट। जब एयर इंडिया वहाँ पर क्योंकि उसके मालिक मंत्री जी हैं, एयर इंडिया जब वहाँ पर फ्लाइट चलाती है तो वो रूट जो है अनसस्टेनेबल रूट है। जो अनसस्टेनेबल रूट है तो एयर इंडिया को तो लॉस होना ही है, और जब एयर इंडिया को लॉस होगा तो पैसा कौन भरेगा? पैसा हम और आप टैक्स पेयर्स भरते हैं। और अभी तक आप देखें तो 1.1 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन एयर इंडिया में किया जा चुका है। एयर इंडिया को जिंदा करने की पुरजोर कोशिश की गई, पर एयर इंडिया फिर भी फेल हो जाती है। एयर इंडिया जिंदा नहीं हो पाती है। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि 1.1 लाख करोड़ कितना होता है, तो ध्यान रहे 1.1 लाख करोड़ का मतलब होता है कि आप 660 मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं। इतना पैसा होता है। मतलब टैक्स की पैसा को उस संस्था को जिंदा रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए, इन ब्यूरोक्रेट्स जो बाबूज हैं, इनका अच्छे से फ्लीट एक्विजिशन नहीं करना, नेताओं का हस्तक्षेप के कारण आप देखते हैं कि देश की जनता, हम और आप 1.1 लाख करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको अफ्लोट रखा जा सके, फिर भी जिंदा नहीं कर पाते हैं। उस पैसे का अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे तो 660 मेडिकल कॉलेज बना सकते थे। तो इस तरह की स्थिति है। अब प्रश्न ये उठता है सॉरी, was privatization of Air India inevitable? क्या अब इसको करना ही था? क्या कोई और रास्ता था? सच्चाई यह है कि इट वॉज अनएविटेबल। पर डे का आप लॉस देखें एयर इंडिया का तो 20 करोड़ का लॉस है पर डे। इस पैसा को कौन भर रहा है? इस पैसा को हम और आप भर रहे हैं। 20 करोड़ का पर डे का लॉस है। अभी आपको अगर रिसेंट हम डेटा दें तो रिसेंट डेटा यह बताता है कि अप्रैल सितंबर क्वार्टर में एयर इंडिया, अभी जो रिसेंट वाला क्वार्टर में 5,422 करोड़ का लॉस कर चुका है एयर इंडिया। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऐसा नहीं है कि इसको जिंदा करने की कोशिश नहीं की गई, इसको 2009 से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट पैकेज जा रहे हैं। 1.1 लाख करोड़ का निवेश भी किया गया कि इसको जिंदा किया जा सके, पर यह जिंदा नहीं हो सका। पर प्रश्न ये उठता है कि फिर अगर ये जिंदा नहीं हो सका तो ऐसा क्या है जादू की छड़ी टाटा के पास जो टाटा इसको जिंदा कर देगा? आपके जहन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एयर इंडिया नीडेड? अभी हमने बता दिया कि 20 करोड़ का पर डे का लॉस है, तो प्राइवेटाइजेशन तो अनएविटेबल था। इसमें आप मिडिल पाथ तो आप ले ही नहीं सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि टाटा ऐसा क्या चलाएगा कि जिंदा कर सकता है? तो सच्चाई यह है कि एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। जब ये सरकार के पास थी तो ये प्रतिदिन 1 करोड़ का लॉस इसको होता था। आज ये हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप का सिरमौर बना हुआ है। उसी तरह से बाल्को जो एल्युमिनियम के क्षेत्र में पहले सरकार की कंपनी थी, पहले लॉस मेकिंग पीएसयू थी, प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है, प्राइवेट सेक्टर इसको जिंदा कर देता है, और प्राइवेट सेक्टर में आज उनकी सिरमौर कंपनियां ये बनी हुई हैं। तो यह प्रश्न एक डिबेटेबल टॉपिक है कि किस एरिया में सरकार को रहना पड़ेगा, किस एरिया में सरकार को नहीं रहना पड़ेगा। क्या हर कंपनी को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा? एयर इंडिया के केस में तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया था, क्योंकि 20 करोड़ प्रतिदिन का लॉस तो अनएविटेबल है, अनसस्टेनेबल है। पर क्या सरकार को अब यह प्रश्न उठता है, कुछ इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है बिजनेस में रहना। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू, यू राइट दिस एज अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पोस्ट दिस इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वी विल इवेलुएट एंड विल गेट बैक टू यू। अब देखिए, इस चीज़ को मैं ओपन इंडेड कर रहा हूँ। अब यह ओपन इंडेड एक बड़ा प्रश्न की तरफ बन गया। मैंने सारा पक्ष आपको रख दिया। अब ओपन इंडेड प्रश्न बन गया कि इज प्राइवेटाइजेशन द वे आउट? क्या सरकार को पीएसयू के में रहना ही नहीं चाहिए? सरकार को बिजनेस में रहना ही नहीं चाहिए? ये प्राइवेट प्लेयर को दे देना चाहिए और सरकार हेल्थ पर काम करे, एजुकेशन पर काम करे, रोड बनाए, ये सब काम करे, और सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन में रहे, सरकार जो है बिजनेस में रहे ही नहीं, कोई पीएसयू चलाए ही नहीं। आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली में अशोका होटल बन रहा था। ये 5 स्टार होटल है अशोका होटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू से पूछा कि ये बताइए कि हमें अस्पताल की ज़रूरत है कि 5 स्टार होटल की ज़रूरत है?
तो पंडित नेहरू ने कहा कि हमें 5 स्टार होटल की भी ज़रूरत है, ये 5 स्टार होटल प्रॉफिट कमाएगा, इसके प्रॉफिट से हम अस्पताल बनाएंगे। एक स्कूल ऑफ चिंतन ये भी है कि सरकार बिजनेस में आए, यहाँ से डिविडेंड कमाए और उस डिविडेंड से उस दूसरे चीज़ में इन्वेस्ट करे। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन के रूप में ओपन हो रहा है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करे कि नहीं करे, सरकार पीएसयू चलाए कि नहीं चलाए, अगर चलाए तो कौन तरह का पीएसयू चलाए, किस तरह का पीएसयू चलाए, है ना। तो ये बहुत ही एक ब्रॉड कंटूर में खुल रहा है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे और इस प्रश्न का आप उत्तर टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे मैं उसको कमेंट कर दूंगा, t.me BPSC कंसेप्ट वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।